कल्पना कीजिए, साल है 1957। भारत को आजाद हुए बस 10 साल हुए हैं। एक नया देश अपनी पहचान गढ़ रहा है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और ठीक उसी वक्त सिनेमा के पर्दे पर एक कहानी उतरती है, एक माँ की कहानी, राधा की कहानी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। नहीं, ये उस नए देश की, कह सकते हैं, आत्मा की आवाज थी। ये कहानी है मदर इंडिया की। और ये कहानी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये भारत की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आज हम इसी यादगार फिल्म की इसके बनने की कहानी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि कैसे डायरेक्टर महबूब खान के एक सपने ने एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को एक रंगीन महाकाव्य में बदल दिया। और नरगिस का वो अभिनय, जो सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक तपस्या थी। और हाँ, पर्दे के पीछे की उस सच्ची कहानी को भी जानेंगे, जहां सेट पर लगी आग ने एक असल जिंदगी की प्रेम कहानी को जन्म दिया। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये बात ही मुझे लगता है बहुतों को हैरान करती है कि मदर इंडिया कोई ओरिजिनल कहानी नहीं थी। हाँ, ये एक रीमेक थी। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये खुद डायरेक्टर महबूब खान की ही फिल्म का रीमेक थी। अच्छा। उन्होंने 17 साल पहले 1940 में इसी कहानी पर औरत नाम से एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई थी। ये किसी कलाकार के जुनून का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कहानी से इतना इश्क कि उसे 2 बार बनाया जाए। 2 बार और 2 अलग-अलग पीढ़ियों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि 17 साल बाद उन्हें दोबारा वही कहानी कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? औरत में ऐसी क्या कमी रह गई थी? का गुलाम था। तब औरत एक गांव की औरत के संघर्ष की कहानी थी, एक सीधी सादी कहानी। लेकिन 1957 का भारत, वो आजाद था। वो आजाद था, एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। अब महबूब खां उसी कहानी को एक औरत के जरिए एक नए राष्ट्र के संघर्ष के रूपक के तौर पर दिखाना चाहते थे। राधा का किरदार सिर्फ एक औरत ना रहे। बिल्कुल, वो भारत माता का प्रतीक बन जाए। और इस बड़े कैनवस के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा पैमाना चाहिए था। और वो पैमाना, वो तो पर्दे पर साफ दिखता है। औरत एक सीधी सादी कम बजट की फिल्म लगती है। वहीं मदर इंडिया, वो एक महाकाव्य है। बिल्कुल, जहां औरत में सूखे के सांकेतिक दृश्य थे, वहीं मदर इंडिया में बाढ़ के दृश्यों के लिए महबूब खान ने, आप सोचिए, गुजरात में सैकड़ों एकड़ जमीन में पानी भरवा दिया था। सच में? सैकड़ों एकड़? हाँ, 300 बैलगाड़ियां, सैकड़ों असली गांव वाले, वो एक असली सैलाब का मंजर बनाना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक रीमेक नहीं था, ये एक सपने को हकीकत में बदलने जैसा था। और इस सपने को रंग देने के लिए उन्होंने उस वक्त की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हाँ, रंगों की बात आपने की। जी, फिल्म को गिवा कलर में शूट किया गया और फिर टेक्निकलर में बदला गया। आम दर्शकों के लिए इसका क्या मतलब है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस जमाने में गिवा कलर एक भारतीय कलर फिल्म प्रोसेस था। हॉलीवुड के टेक्निकलर के मुकाबले सस्ता था। अच्छा। लेकिन टेक्निकलर की बात ही कुछ और थी। उसके रंग बहुत गहरे होते थे, चमकीले और वक्त के साथ खराब नहीं होते थे। तो महबूब खान क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने फिल्म को शूट तो गिवा कलर में किया, लेकिन फिर उसे लंदन भेजकर टेक्निकलर में प्रिंट करवाया। इसीलिए आज भी, इतने सालों बाद भी, मदर इंडिया के रंग, वो लाल मिट्टी, वो हरी फसलें पर्दे पर उतनी ही जिंदा लगती हैं। ये एक बहुत महंगा फैसला रहा होगा। बहुत महंगा, लेकिन उनके विजन के लिए जरूरी था। इतने बड़े पैमाने पर फिल्म बनाना एक बात थी, लेकिन इसका नाम रखना, उसके पीछे तो एक पूरी, कह सकते हैं, राजनीतिक कहानी है ना? हाँ, ये फिल्म के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। फिल्म का नाम मदर इंडिया असल में एक अमेरिकी लेखिका थी, कैथरीन मेयो। उनकी 1927 की एक बहुत ही विवादित किताब को सीधा जवाब देने के लिए रखा गया था। उस किताब में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था? कैथरीन मेयो की मदर इंडिया ने भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत तीखा हमला किया था। उसने भारत को एक पिछड़ी, गंदी और कमजोर सभ्यता के रूप में पेश किया था। अच्छा। किताब में भारतीय पुरुषों को शारीरिक रूप से कमजोर और महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह दिखाया गया था। इसने पश्चिम में भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने सुना है महात्मा गांधी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी थी। हाँ, उन्होंने उसे एक नाली साफ करने वाले इंस्पेक्टर की रिपोर्ट कहा था। तो महबूब खान ने उसी नाम को चुनकर एक तरह से चुनौती दी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था।
वो उसी नाम का इस्तेमाल कर रहे थे जिसने भारत को बदनाम किया था। उन्होंने भारत सरकार को यकीन दिलाया कि उनकी फिल्म इस किताब का मुंह तोड़ जवाब होगी। सिनेमा के पर्दे पर जवाब। हाँ, वो भारतीय औरत की असली ताकत, उसका त्याग, उसकी गरिमा, वो सब कुछ दुनिया के सामने रखकर कैथरीन मेयो के झूठ को बेनकाब करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिस पर कुछ आलोचक बात करते हैं। उनका मानना है कि जवाब देने की कोशिश में फिल्म ने अनजाने में मेयो की कुछ बातों को और पुख्ता कर दिया। ये एक जटिल बहस है। आलोचक इशारा करते हैं राधा के पति शामो के किरदार की तरफ, जो उसे छोड़ जाता है। हाँ, जो मुश्किलों के सामने टूटकर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ जाता है। ये कहीं ना कहीं मेयो के कमजोर भारतीय पुरुष के तर्क को बल देता है, या फिर सूदखोर सुखीलाला का किरदार। और सबसे बड़ी आलोचना राधा के किरदार को लेकर होती है, उसके त्याग और पीड़ा के महिमा मंडन को लेकर। मैंने सफरिंग पोर्न जैसा शब्द भी सुना है। ये कठोर शब्द है, इसका असल में मतलब क्या है? सफरिंग पोर्न का मतलब है जब किसी कहानी में दुख और पीड़ा को कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दर्शकों की भावनाओं को भड़काने के लिए जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है। अच्छा। आलोचकों का कहना है कि फिल्म में राधा की तकलीफों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है कि वो लगभग पूजनीय बन जाती हैं, और ये संदेश जाता है कि महान बनने के लिए इतना दुख सहना जरूरी है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन ये दोनों नजरिए समझना जरूरी है। बिल्कुल। और ये फिल्म राधा के किरदार के बिना, या यूं कहें कि नरगिस के बिना सोची भी नहीं जा सकती। सोची भी नहीं जा सकती। उन्होंने इस किरदार को जिया है। ये बिल्कुल सही शब्द है। नरगिस ने खुद कहा था कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल रोल था। वो एक शहरी, पढ़ी लिखी, आधुनिक महिला थी। इस किरदार में ढलने के लिए उन्होंने महीनों तक गांव में रहकर असल में खेतों में हल चलाना, तपती धूप में कपास चुनना और गोबर के उपले बनाना सीखा। ये सब असल में किया उन्होंने? हाँ, वो नंगे पैर गरम रेत पर चलती थीं ताकि उनके पैरों में वो छाले पड़ें जो एक गांव की औरत के होते हैं। ये मेथड एक्टिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। औरत में सरदारा अख्तर ने भी यही किरदार निभाया था, जो महबूब खान की पत्नी थी। दोनों के अभिनय में क्या खास फर्क था? सरदार अख्तर का अभिनय बहुत स्वाभाविक और संयमित था, उस दौर के हिसाब से बेहतरीन था। लेकिन मदर इंडिया का पैमाना बड़ा था, ड्रामा बड़ा था, तो अभिनय भी वैसा ही चाहिए था। बिल्कुल। नरगिस ने इस किरदार में एक नाटकीयता, एक भावना की ऐसी गहराई भरी जो 1950 के दर्शकों के सीधे दिल में उतर गई। उनका चीखना, उनका रोना, उनकी आंखों में वो आग, वो पर्दे पर एक देवी की तरह नजर आई। और पटकथा ने भी शायद उनके किरदार को ज्यादा मजबूती दी। हम मदर इंडिया में राधा और उसके छोटे बेटे बिरजू के बीच के रिश्ते को ज्यादा गहराई से दिखाया गया है, जो औरत में उतना नहीं था। इससे बड़े होकर बिरजू के लिए राधा का जो फैसला है वो ज्यादा तर्कसंगत लगता है। और अभिनय की इस तपस्या का उन्हें बहुत सम्मान भी मिला। बिल्कुल। उन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला ही, साथ ही चेकोस्लोवाकिया में हुए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय। बहुत बड़ी। वो ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उन्होंने मदर इंडिया को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया। नरगिस का अभिनय इस फिल्म का एक मजबूत स्तंभ था, लेकिन दूसरा स्तंभ था इसका संगीत। नौशाद साहब, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अक्सर इस फिल्म की महानता की चर्चा में इसके संगीत को उतना श्रेय नहीं मिलता, जबकि वो इसकी आत्मा है। सही बात है। नौशाद ने सिर्फ गाने ही नहीं बनाए, उन्होंने फिल्म की कहानी को संगीत में पिरो दिया। होली का गीत, होली आई रे कन्हाई, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, बिल्कुल। या फिर बाढ़ की तबाही के बाद उम्मीद का गाना, दुख भरे दिन बीते रे भैया। हर गाना कहानी का एक हिस्सा है। और संगीत में भी एक खास भारतीयता है ना? यही नौशाद की खूबी थी। उन्होंने लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का ऐसा मिश्रण तैयार किया जो जमीन से जुड़ा हुआ भी था और भव्य भी। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस तरह कि वो कहानी की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर हावी ना हो। तो एक तरफ पर्दे पे इतना बड़ा ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भी एक ऐसी कहानी बन रही थी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। मेरा इशारा उस आग वाली घटना की तरफ है। हाँ, वो घटना तो अब भारतीय सिनेमा की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। क्या हुआ था उस दिन? 1 मार्च 1957 को गुजरात के सूरत में फिल्म के क्लाइमैक्स के पास का एक सीन शूट हो रहा था। सीन ये था कि राधा अपने बागी बेटे बिरजू को ढूंढने के लिए जलते हुए घास के ढेरों के बीच दौड़ती है। और तभी कुछ गड़बड़ हो गई। बहुत बड़ी गड़बड़। शूटिंग के दौरान अचानक हवा का रुख बदल गया और आग बेकाबू होकर चारों तरफ फैल गई।
नरगिस सच में आग की लपटों के बीच फंस गई। ओह। सेट पर अफरा तफरी मच गई, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और तब सुनील दत्त, जो पर्दे पर उनके बेटे बिरजू का किरदार निभा रहे थे, वो असल में हीरो बन गए। जी, अपनी जान की परवाह किए बिना सुनील दत्त ने एक कंबल उठाया और सीधे आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को कंबल में लपेटा और सुरक्षित बाहर निकाल लाए। अविश्वसनीय। इस कोशिश में दोनों बुरी तरह झुलस गए। सुनील दत्त के हाथ और चेहरा जल गए थे और उन्हें हफ्तों तक अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब पर्दे पर जो माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे थे, असल जिंदगी में एक ने दूसरे की जान बचाई। इस घटना ने उनके रिश्ते को कैसे बदला होगा? इसने सब कुछ बदल दिया। नरगिस दिन रात अस्पताल में सुनील दत्त की देखभाल करती थी। पर्दे का वो माँ बेटे का रिश्ता अब एक गहरे सम्मान और प्यार में बदल चुका था। इस हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। करीब 1 साल बाद 11 मार्च 1958 को उन्होंने शादी कर ली। लेकिन मैंने सुना है कि महबूब खान इस शादी से खुश नहीं थे। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये सच है। उनकी चिंता पेशेवर थी। उन्हें डर था कि जिन 2 कलाकारों को दर्शकों ने अभी-अभी पर्दे पर माँ बेटे के रूप में देखा है, अगर उन्हें पता चलेगा कि वो असल जिंदगी में पति पत्नी बन गए हैं, तो शायद वो फिल्म के उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये डर था। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड। 25 अक्टूबर 1957 को दिवाली के मौके पर यह फिल्म रिलीज हुई। मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में ये 1 साल से ज्यादा चली। 1 साल से ज्यादा? जी, ये उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई और इसे कई भाषाओं में डब किया गया। ये विदेशों में भी बहुत चली थी ना? जबरदस्त सफल रही, खासकर ग्रीस, स्पेन, रूस और अरब देशों में। और फिर आया ऑस्कर का वो पल। वो भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक पल था। मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म की श्रेणी में नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। और बहुत करीब आके रह गई। बहुत करीब। कहा जाता है कि ये सिर्फ 1 वोट से इटली की फिल्म नाइट्स ऑफ कैब्रिया से अवार्ड हार गई। 1 वोट से। 1 वोट से चूकना दुखद था। दुखद था, लेकिन सिर्फ वहां तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में इस फिल्म की विरासत क्या है? इसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इसकी विरासत बहुत गहरी है। सबसे पहले तो इसने भारतीय सिनेमा को एक आत्मविश्वास दिया कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भव्य फिल्में बना सकते हैं। इसने दशकों तक बॉलीवुड में माँ के किरदार की एक छवि गढ़ दी। वो त्याग करने वाली माँ। त्याग करने वाली, हर दुख सहने वाली, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाली माँ। दीवार से लेकर करण अर्जुन तक उस आदर्श माँ की परछाई हमें दशकों तक दिखाई देती रही। तो मदर इंडिया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक निर्देशक के जुनून, एक अभिनेत्री के समर्पण, पर्दे के पीछे के नाटक और एक नए राष्ट्र की उम्मीदों का संगम है। बिल्कुल। और ये फिल्म अपने 2 मुख्य किरदारों के जरिए एक नए राष्ट्र के सामने 2 रास्ते भी रखती है। एक तरफ राधा है, जो परंपरा और समाज के नियमों को बनाए रखने के लिए हर दुख सहती है, बलिदान देती है। हाँ, और दूसरी तरफ उसका बेटा बिरजू है, जो गरीबी और अन्याय के खिलाफ व्यवस्था से टकराता है, बगावत करता है। और अंत में फिल्म राधा के रास्ते को चुनती है, जब वो समाज की भलाई के लिए अपने ही बागी बेटे को गोली मार देती है। लेकिन ये एक सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है ना? हाँ, और शायद यही महान कला की पहचान है। फिल्म 65 साल पहले बनी थी, लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? धैर्य और बलिदान का रास्ता, जैसा राधा ने दिखाया, या फिर अन्याय के खिलाफ तत्काल विद्रोह का रास्ता, जैसा बिरजू ने चुना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद खोजना पड़ता है।